हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था। उसमें यूरोपियों का आगमन एक चैप्टर था, वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों को 21 तक का क्वेश्चन करा दिया था और मैंने डिस्क्रिप्शंस भी बता दिए थे, डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद फिर जो है मुझे आज आगे चलना है। आप लोग को जो पढ़ाया गया था आप उसे ज़रूर पढ़ते रहिएगा, उसे रिवाइज़ करते रहिएगा और फीडबैक बताइएगा कि आपको कल की क्लास कैसी लगी। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उसको सुधारा जाएगा और उसको और बेटर किया जाएगा। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक वही है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आज यूरोपियों का आगमन को कवर करते हैं हम लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम सेव करते हुए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि आधुनिक कोच्चि स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आपको पता है डचों के बाद जो है सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था आपके पुर्तगाली, देन उसके बाद फिर डच आए, देन ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद जो है डेनिस भी आए और फिर फ्रांसीसीज आए। तो डच के बाद ब्रिटिशर्स ने भी कब्जा किया था। तो इसमें लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है। फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पे? कोच्चि में। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत। सबसे पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, देन उसके बाद डच उपनिवेश का हुआ। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि, पूर्व नाम कोचीन का में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ, गोदाम स्थापित किए, गलत है। अल्फांसो द अल्बुकर्क, आपको पता है ये पहले गवर्नर है, बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, सही है, सेकंड थे ये। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी सही है। देखा, ये भी सही हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, अल्बुकर्क जो कौन थे? ये हमारे सेकंड गवर्नर थे पुर्तगाल के। पहले कौन थे? अल्मीडा थे, दूसरे अल्बुकर्क, तीसरे नीना डी कोहना। ठीक है ना। अब आ गए इसके आगे, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत हो गया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था, पहले भी बताया जा चुका है। अतः कथन दो सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक पत्नी से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की, अतः ये भी सही हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है और जो एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आयोग दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई थी? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, गलत। भाई राष्ट्रीय भावना की कमी तो नहीं थी भारत के अंदर। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, गलत। भारतीय सैनिकों में, नहीं ये गलत कैसे हो सकता है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है। ओके, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता स्टार्टिंग की बात कर रहा है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी 1600 में आई थी भारत में, और वो जो है 1600 में आती है और 1613 में एक स्थानीय कंपनी स्थापित कर पाती है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही है। क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो अलग बटा हुआ था, जो मराठे थे अलग बटे थे, पंजाब में लोग अलग बटे थे, बंगाल में अलग नवाबी चल रही थी और हैदराबाद में निज़ामों का चल रहा था, और आंध्र और ये हमारे ये उत्तर प्रदेश में जो है अवध का चल रहा था, अवध के नवाब थे। तो सब जगह बटे हुए थे। तो भारत में राष्ट्र भावना की कमी है, सही है।
कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार था, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है। क्योंकि उस टाइम आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के अंडर में काफ़ी भारतीय सेना काम करती थी, तो यही इसका रीज़न था, क्योंकि उनको वेतन मिलता था तो वो काम करते थे। तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नमेंट एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, यही ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है बाद में। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले नहीं मिला था। कई लोग पहले ईस्ट इंडिया कंपनी माल देंगे, ये गलत हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनियों में से लीवेंट कंपनी को मिला था। द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ये दोनों कंपनियां बाद में मिलकर एक लीवेंट कंपनी बनती है। लीवेंट कंपनी और द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ दोनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, देखिएगा। लीवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। मतलब एक कंपनी स्थल मार्ग से काम कर रही थी 1592 से, और एक कंपनी जो है समुद्री मार्ग से काम कर रही थी। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश काउंट और संसद और दो कंपनियों को विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कर दिया गया। यह कंपनी थी समांतर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी। तो कब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1702 में, लेकिन कहा जाता है 1600 की बात कही जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी का ही एक रूप है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। तो उस टाइम भारत का निम्न बादशाह कौन था? तो आपको पता है कि अकबर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार, ये कहाँ हम आ गए, पीछे चले गए क्या? हाँ सही है। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों के ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन किया, जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ये जो फैक्ट मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको माइंड में रखिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एक्सप्लेनेशन से। 1556 से 1605 तक बादशाह अकबर थे और 1600 में कंपनी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अभी मैंने पढ़ा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना कब आया था? तो आपको पता कारखाना भारत में कब आया था? 1608 में एक अस्थायी था और 1613 में अस्थायी तौर पे। तो कौन था? जहांगीर। तो कि 1605 के बाद जहांगीर आ गया था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अभी आपने पढ़ा, सूरत में। गोवा नहीं होगा, बंगाल में हुगली नहीं होगा, आरकोट, सूरत ऑप्शन होगा। तो किसने इसकी स्थापित की थी? अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेनेशन से ही आपकी ज़्यादातर रिवीजन भी हो जाएंगे, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप सॉल्ली पहुंचा, वहाँ मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो कौन सफल हो गया? कैप्टन मिडल्टन।
और विलियम हॉकिंस नहीं सफल हो पाए थे। ठीक है। कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर पराजित किया और पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे 1609 में। तब इन्होंने बात की लेकिन काम बन नहीं पाया। फिर कैप्टन मिडल्टन आए और वो जो है जाके मिले और ये 1611 में मिले और फिर जाके इनको अनुमति मिली कंपनी स्थापित करने की। इसीलिए मछलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित होती है अस्थायी तौर पे। उसके बाद 1613 में थॉमस बेस्ट के प्रयास के बाद जो है अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित होती है। कहाँ स्थापित होती है? 1613 में सूरत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट करेगा उसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। निम्न में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पे हराया था? अभी मैंने बताया था 1613 में किसने हराया था? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली की स्थान पर हराया था? तो अभी मैंने बताया था कि थॉमस बेस्ट थे। आपको पता है कि 1613 में इन्हों की वजह से जो है फिर सूरत में कारखाना स्थापित हुआ क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो पुणे में, गोवा में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पता है आपको कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी। पांडिचेरी में, सूरत में। तो आंसर कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कदमों में कौन सा सही? और 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आए। तो आपको पता है कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1608 में आए थे। ठीक है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। सही है, ये तुर्की और फारसी दोनों का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है ना। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 से लगे जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया तथा इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का दूत हुआ। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था और तुर्की बहुत अच्छा बोलता था। 34वां क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित थे भरूच, चिकागोल, त्रिचिन्नापोली। तो भरूच कहाँ है? गुजरात में। तो आपको पता है कि पहली बार कहाँ? 17वीं में बात कर रहा है, मतलब कि 1600 समथिंग की बात कर रहा है। तो कहाँ स्थापित हुआ था? गुजरात में। तो आपको पता है उसका आंसर भरूच होगा, तो भरूच मार दीजिए। ये क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन, वो भी 2021 का। तो आप देखेंगे इसमें IAS के भी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, PCS के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित। तो आप देखो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, ज़्यादातर ये जो शहर हैं वो गुजरात साइड के हैं। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? आप कर लेंगे, अंग्रेज़ों ने किया था। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसकी हम थ्योरी बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको मैंने बता चुका उसका थ्योरी, उसका बार बार थ्योरी नहीं बताएंगे, उसको टाइम कंज्यूम होगा। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? फिर वही क्वेश्चन आया, सूरत। देखिए IAS 2006 में क्वेश्चन आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में, सूरत। फिर वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पता है कि किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। तो यहाँ लिखा है डचो, फ्रांसीसियो, डैनिशो, पुर्तगालियो। अब पुर्तगालियों में किससे लिया था? पता है ना कि शादी की गई थी, किसकी की गई थी? तो आपको मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पे 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मतलब कि जो ब्रिटेन के महाराजा थे उनकी शादी किससे की गई? पुर्तगाली की महारानी से।
पुर्तगालियों का यहाँ अधिकार था, तो बम्बई पे भी अधिकार था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, जब शादी हुई तो दहेज के रूप में हमारे यहाँ दहेज तो पैसा वैसा दिया जाता है और गाड़ी दिया जाता है, जानते ही आप लोग। तो उन लोगों ने क्या किया कि बम्बई उपहार में दे दिया। और जब ईस्ट इंडिया, वो बम्बई उपहार किसको मिला, ब्रिटिशर्स के मतलब राजाओं और रानियों को मिला। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक निजी कंपनी थी, उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया 1668 में। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। निम्नलिखित किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन था, ये RO 2021 में आया था। इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं, एक भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। 1790, 1792, 1796, 1797, एक भी सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज के किले का अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक। 1700 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो आपको पता है औरंगजेब ने किसको भगाया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ऐसा है कि जब तक मुगल सम्राट रहे तब तक अंग्रेज दब के रहे, ये भी चीज़ है। औरंगजेब के आने के बाद फिर मुगल सम्राट की स्थिति, मुगल काल की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है ना। तो मैं आपको बेसिक भी क्लियर करता चलूँगा। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित किया था क्योंकि जो पश्चिमी समुद्र तट था वहाँ से बहुत लोग मक्का जाते थे, तो वहाँ के जो समुद्री बंदरगाह पे थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से इन्होंने जो है इसको निष्कासित कर दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था। तो आपको मैंने पहले भी बताया था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसने पूछा है तत्कालिक कारण, ये माइंड में हमेशा रखना है, तत्कालिक कारण पूछा है। और अगर मेन रीज़न तो आप जानते हो अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तो उसने तत्कालिक कारण पूछा था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। अभी कई बार बता चुके हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग से सही उत्तर कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, हाँ चलिए मैं अभी ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आ जाने दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसको एक्सप्लेनेशन को मैच कराना भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ उधर है कुछ इधर है, तो मैं सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो एक्स ला चापेल की संधि के साथ अंत हुआ था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, पहला हुआ फिर द्वितीय हुआ तो अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, पेरिस की संधि से अंत हुआ। अब प्रथम मैसूर युद्ध को ब्रिटिश की हार। ये चीज़ मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। तो जब ये हुआ युद्ध, ये 1746 में स्टार्ट हुआ और इनकी जो 1746 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद इनकी जो संधि हुई, मतलब युद्ध जब ख़त्म हो गया तो एक्स ला चापेल के साथ ये संधि हुई, ठीक ना। तो ये इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है और उसमें किसके साथ है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो अनिर्णायक युद्ध होता है। इसमें भी फ्रांस और
किनके बीच में होता है? अंग्रेजों के बीच में होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जब होती है तो उसमें वांडीवास की युद्ध होती है। वो कब होता है वांडीवास का युद्ध? इधर मैं लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ, वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। और उस टाइम ये भी फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच होता है, भारत में ही होता है। और इस टाइम कौन सी संधि होती है? इस टाइम संधि होती है पेरिस की संधि होती है। अब सोचिए, भारत में युद्ध हो रहा, संधि कहाँ हो रही है? पेरिस में। मतलब कहाँ? ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की युद्ध है। ठीक है, 1760 में होता है। चलिए, तो ये कर्नाटक युद्ध हमेशा पूछता है, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, आप इसको दिमाग में ऐसे रख सकते हैं कि दूसरा हुआ था 1748 से 54 के बीच, और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1754 से 60 के बीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746-48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 50 से 52, गलत है। अभी मैंने बताया था 48 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 63, सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761। तो आप देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54, वही मैंने बोला 1748 से 54, जो अनिर्णायक युद्ध था द्वितीय। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, सही है। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग चंदा साहिब फ्रांसीसी सेना ने मिलकर औनुद्दीन का मुकाबला किया। ये बहुत डीप पूछा है इसने। इस युद्ध में औनुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इतना डीप नहीं आता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS का है, बट मैं पढ़ दूँगा आपके लिए ताकि आपको डाउट क्लियर रहे। कर्नाटक में उत्तराधिकार के लेकर 1749 इसमें अंबुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन था तथा दूसरी तरफ डुप्ले की नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना, चंदा साहब और मुजफ्फरजंग की संयुक्त सेना। और इस युद्ध में अनरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया। कुल मिला के ये है कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है दोनों मिल के क्या करते हैं कि अपना एक एक पाले में चले जाते हैं, और दोनों एक एक पाले में चले जाते हैं और दोनों पालों को उकसाते हैं। एक अनरुद्दीन को उकसाता है, एक फ्रांस जो है दूसरे नवाब को उकसाता है। उसके बाद दोनों आपस में लड़ाई करवाते हैं, यही होता है। इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे। क्लास कैसी लग रही है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? सबसे पहले कौन आया था? तो आपको पता है कि इसमें ये डुप्ले था। डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी था। क्या भाई, पेंसिल सही से लिखो, बच्चों को पढ़ना भी होता है। फ्रांसीसी, ठीक है। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में G.B. माल्सन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जानने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया। इनके कहने का मतलब ये है कि राजाओं के बीच, भारतीय राजाओं के बीच में जो है एक राजा का साथ देना, और एक राजा का साथ देने की वजह से वो उनका पल्ला भारी हो जाएगा और दूसरा राजा हार जाएगा। तो ये सारी नीति किसने स्टार्ट की थी? ये डुप्ले ने स्टार्ट की थी। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। और उसी के आगे अंग्रेज उसी को अनुसरण करते चले गए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में कहाँ लाया था? सूरत में। आपको पहले भी बताया जा चुका है 1668 में। मैं बता सकता हूँ
लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रांकाइस pour les commerces des Indes orientales कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था। मतलब ये राज्य आधारित कंपनी थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रैंकाइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम लोग नहीं करेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, उसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई लुई 14वां के शासनकाल में, आपने भी पढ़ा था। निम्न में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू, मजेरे, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो कोलबर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो बंगाल में कौन सा खाना डचों ने स्थापित किया? तो जहाँ तक मुझे पता है चिंसोरा तो याद है मुझे, और इसमें हुगली भी दिया हुआ है। श्रीरामपुर तो डेनिस ने किया था, ये तो मुझे क्लियर पता है, ठीक है ना। डचों की बंगाल की पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया, और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसोरा में 1623 फैक्ट्री डचों का व्यापार का मुख्य केंद्र है। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसोरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। उन्होंने डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, गड़िया, फतवा पर स्थापित हुआ। तो हुगली भी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 2 आंसर होंगे। बंगाल बहुत बड़ा था भाई, अभी मैं उसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अभी पढ़ा ये क्वेश्चन 1632 में, ठीक है। ये बिहार के क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस के क्वेश्चन है। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615-1629 इसमें असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 सर्वप्रथम पटना में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का परिवेश हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का परिवेश हुआ। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ संबंधी कोई शोध प्रामाणिकता कसौटी स्पष्ट नहीं है। इसका ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गया, इसलिए इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पटना कॉलेज पे ही डच फैक्ट्री थी पहले। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? देखो बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूपी में नहीं आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। 1632 में। 53 क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन क्या है? ऊपर क्या दिया हुआ है? डच कारखाना है, उनको स्थापना वर्ष के साथ मैच कराना है। इतना डीप क्वेश्चन, इसमें से आपको सब नहीं याद करना, बस एक याद करना है। अगर आपने एक याद किया है तो बाकी सब आप कर लेंगे। जैसे कराई काल 1645, तो बी का सेकंड है, बी का सेकंड, पी का सेकंड, ये गया, ये गया। फिर बिमली पट्टनम 1641, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो ये भी गया। आंसर इज बी। बस ऐसे ही करने होते हैं इन सब क्वेश्चंस को। देखिए कोचीन के डचों ने कोचीन में कब स्थापित किया? 1663 में। कराईकाल में कब किया? 1645 में। बेमलीपट्टम में 1641 में। बस हो गया। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो गलत है। सक्षम सेनापति था वो, ऐसा कुछ नहीं है कि सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, गलत है। अंग्रेज फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से वो लोग अच्छे से राज कर पाए। फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। उस टाइम नौसेना जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग था वो किसी भी देश में जाके अपना उसको उपनिवेश बना सकता था। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था।
दूसरी ओर अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, सप्तवर्षीय युद्ध। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें क्रोनोलॉजी पूछता है, प्रवेश का सही तिथि क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आया? फिर जो है डच आए, फिर कौन आया? अंग्रेज आए, देन फ्रांसीसी आए। यही आपको पढ़ना है। तो देखो पुर्तगाली कहाँ है? 4, देन डच, देन अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। आंसर इज बी। तो हो गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। हाँ, ये है ये मतलब किसके अधीन था ये सारी चीज़ें? तो गोवा आपको पता है कि गोवा किसके अधीन था? गोवा आपका पुर्तगीज़ के अधीन था। और पांडिचेरी फ्रांस के अधीन। बस इन्हीं दो को मिलाइए। ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, और कोई है ए का सेकंड? कोई नहीं है, तो कट के हो गया। आंसर इज ए। और बी का क्या है? थर्ड है। और ट्रावनकोर किसके? डेनिस था, और मद्रास डचों का था। अब इसको हम फिर से दिखा देते हैं आपको अच्छे से। देखिए, पांडिचेरी फ्रेंच के अधीन था, गोवा पुर्तगाल के अधीन था, ट्रावनकोर डेनिस के अधीन था, मद्रास डचों के अधीन था। पढ़ने में टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और हिस्ट्री है, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन्हीं क्वेश्चंस में से बार बार क्वेश्चंस आता है। और एक्सप्लेनेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन से आते हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िए, एक्सप्लेनेशन का। और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होता है वो उसका अभी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, जिसके आपको वो क्वेश्चन याद आ जाए। लेकिन पहली बार में ही नोट्स मत बनाइए, पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। पहले ही पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार है। हो गया। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो पता है फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में। जो थ्योरी पढ़ चुके हैं उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? तो डचों ने कहाँ कहाँ स्थापित किया था? नागापट्टनम, चिंसोरा, बताया था अभी। सूरत में भी किया था, कोचीन में भी किया था। ओपिक सही हो जाएगा। नागापट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना में भी स्थापित किया था। बिहार वाले भी देख लें पटना। निम्नलिखित पर विचार करें। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? ये पूछ रहा है। तो अंग्रेजों की भारत में कौन सी देन थी? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। भाई, इससे पहले ही शेरशाह और शाह लोग ये काम कर चुके थे। मिडवल स्टेम पढ़ेंगे। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, भाई बाबर ने कर चुका है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी गलत है, इसके पहले हो चुका है। और ये IAS 2012 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मृदा के स्वरूप तथा उपज की गुणों के आधार भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका, पहले ही बताया था। बाद में तंबाकू लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के अहूद निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस पर अंग्रेजों की भारत की कोई देन कोई भी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। बस पहला टॉपिक कवर होने वाला है, पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये बात किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। मैकाले कब से कब तक था? आपको पता है कि विलियम बेंटिक एक गवर्नर हुए थे, तो उस टाइम था। तो विलियम बेंटिक कब होते थे? 1833 के टाइम। लॉर्ड थॉमस वेक्टन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा।
प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। समझ रहे हैं आईपीसी किसने तैयार की थी? ये आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, मैकाले ने तैयार की थी, इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान का भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो किसने कहा? मैकाले ने कहा। एक्स ला सापेल 1748 की संधि में कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आयोग का, देखिए पीसीएस पे, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। जो थ्योरी में बता चुका उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं वो भी कराने रहते हैं ना। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संतुलन कौन सा था? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, दोनों सही है। ये देखिए आरो यारो प्री 2016। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण, अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों के समन्वय, योग नेतृत्व आदि थे। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया? हमारा आज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे एक एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा एक वीडियो में एक चैप्टर कवर हो जाए। चाहे वीडियो 40 मिनट का हो, चाहे 50 मिनट का हो, लेकिन वीडियो जब पूरी कंप्लीट होगी तो आपके चैप्टर एक जगह मिलेंगे, आपको डिवाइडेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे कि जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है, इसको हम पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाएंगे, और जो भी है सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसकी थ्योरी पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा आप ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।